हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली बेस पे द इंडियन एक्सप्रेस की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करते हैं। तो आज है 11 अक्टूबर और आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो होंगी अमेरिका का ईरान पर प्रतिबंध, जो भारतीय कारखाने हैं या फिर जो व्यक्ति हैं उन पर जो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है वे कौन कौन से व्यक्ति हैं और किन किन चीज़ों पर जो है इसका इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलेगा। जो दूसरी न्यूज़ है कि आईआईपी आधार वर्ष के अंदर संशोधन जो किया जा रहा है इसके क्या मायने हैं, कितने समय में जो है ये किया जाता है और क्यों किया जाता है। और जो तीसरी न्यूज़ है भारत तालिबान संबंध। तो आज की हमारी जो तीनों न्यूज़ हैं ये रहने वाली हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारी जो पहली न्यूज़ है वो क्या है। ईरान के खिलाफ नई कार्रवाई के तहत अमेरिका ने 9 भारतीय कंपनियां और जो 8 नागरिक हैं उन पर प्रतिबंध जो है वो लगा दिया है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा पहले से ही जो 100% का टैरिफ जो है वो लगाया गया है। तो देखते हैं कि ये जो प्रतिबंध लगाए गए हैं इनसे भारत पे हमें क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। तो 10 अक्टूबर 2025 को यानी कल को अमेरिका ने अपनी जो ईरान है उस पर अधिकतम आर्थिक दबाव और जो अभियान है उसके तहत एक नई कार्रवाई की घोषणा कर दी है, जिसमें ईरान के तेल, पेट्रोलियम जो उत्पाद हैं या फिर जो पेट्रोकेमिकल्स हैं उनके व्यापार में कथित रूप से शामिल 9 भारतीय कंपनियां और जो 8 भारतीय नागरिक हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो ये कार्रवाई है यह अमेरिकी जो वित्त मंत्रालय है उसकी विदेशी जो संपत्ति है उसका नियंत्रण कार्यालय जो OFAC है और जो राज्य विभाग है उनके द्वारा की गई है, जो कि ईरान की जो ऊर्जा आय है उसको कम करने का एक प्रयास है। और अमेरिका का दावा है कि जो ये कंपनियां हैं और जो व्यक्ति हैं ईरान का जो ऊर्जा क्षेत्र है इसके प्रतिबंधों का सीधा उल्लंघन कर रहे हैं, जिससे कि ईरान को जो उसके परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम हैं उनके लिए फंडिंग मिल रही है। तो मुख्य आरोप जो हैं वो क्या क्या हैं। तो जो भारतीय इकाइयां हैं जो ईरानी तेल और गैस का व्यापार करती हैं या फिर परिवहन और जो वित्त पोषण है उसके अंदर शामिल थी। उदाहरण के लिए कुछ कंपनियां जो हैं ईरानी जो LPG है यानी कि तरलीकृत जो पेट्रोलियम गैस है उसको चीन जैसे जो देश हैं वहां तक पहुंचाने में जो है बीच में मध्यस्थ का काम करती थी, निभा रही थी। तो जो अमेरिका है उसके अनुसार जनवरी 2025 से अब तक ये जो इकाइयां हैं लाखों बैरल ईरानी जो ईंधन है उसके व्यापार में सक्रिय रही हैं। और इसकी पृष्ठभूमि को देखें तो जो ये कार्रवाई है ईरान पर लगे जो मौजूदा प्रतिबंध हैं उनका हिस्सा है, जो कि 2018 से सक्रिय है। और हाल ही में अमेरिका ने ईरान का जो शैडो फ्लीट है यानी कि जो छाया बेड़ा है उनके जहाज़ों और जो संबंधित नेटवर्क है उसको भी निशाना बनाया है। और भारत पर फोकस इसलिए है क्योंकि यह ईरान का जो है एक प्रमुख तेल आयातक रहा है। हालांकि 2019 से जो भारत है उसने आधिकारिक तौर पर ईरानी जो तेल है उसके आयात को रोक दिया था, लेकिन फिर भी गैर आधिकारिक जो चैनल हैं वहाँ से व्यापार अभी भी जारी था। तो इसके क्या प्रभाव जो हैं हमें देखने को मिल सकते हैं। तो जो प्रतिबंधित इकाइयां हैं कि अमेरिका में सभी संपत्तियां जब्त हो जाएंगी और जो अमेरिकी नागरिक हैं या फिर जो कंपनियां हैं उनको इनके साथ कोई लेन देन जो है वो प्रतिबंधित जो है पहले से ही है, लेकिन वैश्विक स्तर पर जो ये कंपनियां हैं अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग का जो सिस्टम है जैसे कि जो स्विफ्ट है उससे कट सकती हैं, जिससे कि उनका जो कारोबार है वो रुक सकता है। तो जो प्रतिबंधित भारतीय कंपनियां और जो नागरिक हैं वो कौन कौन हैं।
पहले जानते हैं कंपनियों के बारे में। तो जो चैमविक लेबोरेटरीज प्राइवेट जो लिमिटेड है, जो कि गुजरात में है, ये क्या काम करती है? ईरानी जो पेट्रोकेमिकल्स हैं उनके व्यापार को जो है वो किया करती थी। दूसरा जो इंडिज़ोल मार्केटिंग जो प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि महाराष्ट्र की है, तेल उत्पादों का जो वितरण है उसके नेटवर्क का हिस्सा थी, हिस्सा है। जो हर्ष पेट्रोम प्राइवेट लिमिटेड है, जो महाराष्ट्र में है, ये भी ईरानी जो एलपीजी है उसके निर्यात में यह मध्यस्थ थी, यानी कि बीच में मध्यस्थता का काम करती थी। पुला सिफ मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड महाराष्ट्र के अंदर ईरानी तेल ले जाने और जो टैंकरों का जो टैंकर होते हैं उनका प्रबंध करती थी। और जो चौथी है राजा शिप मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, यह भी महाराष्ट्र की है। यह लाखों बैरल जो ईरानी ईंधन है इनके परिवहन के रूप में जो है वो भूमिका निभा रही है। और जो गैब्रो शिप सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, यह गुजरात से है। पहले से ही जो है यह प्रतिबंधित है, लेकिन नई कार्रवाइयों में इनका नाम दोहराया गया है। और जो अन्य तीन हैं, यानी कि छोटी जो फ्रेम है, यह विवरण जो है उनका सीमित है। यह ईरान से जुड़े जो शिपिंग या फिर जो ट्रेडिंग का नेटवर्क है उनके अंदर कार्य कर रही थी। और अगर बात करें कि जिन भारतीय नागरिकों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं तो वे कौन कौन से हैं? पीयूष मंगलाल जाविया जो यह जो है जो चैमविक लेबोरेटरीज हैं उनके मालिक हैं। और इनीति उमेश भट्ट, यह इंडोसोल जो मार्केटिंग है उसकी डायरेक्टर हैं। कमला कासत, यानी कि हरेश जो पेट्रोम है उसकी यह मालकिन हैं। कुणाल केसत, यह हरकेश जो पेट्रोम का कार्यकारी है। और पूनम केसत, यह हर्ष जो पेट्रोचम है उसकी डायरेक्टर हैं। और जो 6 और 8 हैं, 6 से 8 यानी कि 6, 7 और 8 जो ये अन्य 3 व्यक्ति हैं, यह पूला राजा शिप मैनेजमेंट जो है उनसे जुड़े नाम हैं, जैसे कि राजा है या फिर पूला है, उसके यह ओवर इस अर्स हैं। और जो ये प्रतिबंध है 50 से अधिक जो वैश्विक इकाइयां हैं, जिनमें कि चीनी और जो यूएई है उनकी कंपनियां भी शामिल हैं, उसी का यह हिस्सा है। और भारत की इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? तो जो भारतीय विदेश मंत्रालय है उसने कहा है कि यह जो मुद्दा है वो स्पष्ट करने के लिए अमेरिकी अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है। भारत ने जोर दिया है कि वह संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है, यानी कि यूएनएससी जो है, उसके प्रतिबंध और जो गैर प्रसार नियम हैं उनका पालन करता है। लेकिन यह एक तरफा जो प्रतिबंध है उसको मान्यता नहीं देता। तो इसके आर्थिक प्रभाव क्या रहने वाले हैं? भारत का ईरान से तेल का आयात जो है पहले से ही शून्य है, लेकिन ये छोटी कंपनियां गैर आधिकारिक जो व्यापार है उसमें सक्रिय थी। और बड़े रिफाइनरी जैसे कि रिलायंस, इंडियन ऑयल जो है इनसे प्रभावित नहीं हुए। लेकिन जो वैश्विक आपूर्ति की श्रृंखला है उस पर हमें इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। जो एक्स पूरा ट्विटर है उसकी चर्चा की बात करें, जो हालिया पोस्ट हैं उनमें यूजर्स के द्वारा इसे अमेरिका पर अमेरिकी जो दबाव है वो बताया जा रहा है। लेकिन कुछ ने जो है इस घटना को रूस और जो भारत के संबंध है उनसे अटैच कर दिया है, जैसे कि 2024 के अंदर रूस संबंधित जो प्रतिबंध हैं, यानी कि भारत पर जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके द्वारा जो टैरिफ लगाई गई हैं जो कि रूस से संबंधित हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने एक पोस्ट में कहा गया है कि भारतीय कंपनियां रूस ईरान व्यापार में जो हैं वो फंस गई हैं, लेकिन भारत यूएनएससी का जो पालन है वो करेगा। और जो ये कार्रवाई है 2024 की रूस संबंधित जो कार्रवाइयाँ हैं उनसे अलग है, जहां अमेरिका ने 19 भारतीय कंपनियों जैसे कि एसेंड एविएशन, फ्यूचरो जो हैं उन पर यूक्रेन युद्ध में रूस को तकनीकी
स्पेयर पार्ट्स देने के आरोप में प्रतिबंध लगाए गए थे। जो ईरान का मामला है उसमें फोकस जो है वो ऊर्जा व्यापार पर है, जबकि रूस में जो है दोहरे उपयोग यानी कि जो डुल यूज़ है उस सामान पर लगाया गया, जो कि कुल मिलाकर अमेरिका का लक्ष्य तीसरे देशों जैसे कि भारत और जो चीन है उसको रूस ईरान नेटवर्क से अलग करना है। तो आज की हमारी जो न्यूज़ है इससे रिलेटेड आज के हमारे जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो होंगे, पहला है यूरोपियन यूनियन EU के संदर्भ में दो राज्य समाधान शब्द की चर्चा कभी कभी हमें जो है वो न्यूज़ में देखने को मिलती है। तो यह किससे संबंधित है? कोरिया से, रूस यूक्रेन से, इजराइल फिलिस्तीन से, इराक कुर्दिस्तान से। तो इसका हमारा आंसर रहने वाला है इजराइल फिलिस्तीन से। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा INSTC क्या है? यह भारत, ईरान, रूस और यूरोप को कैसे जोड़ता है? नंबर 1, यह एक सड़क गलियारा है जो भारत को यूरोप से जोड़ता है। नंबर 2, यह एक बहुमाध्यम परिवहन नेटवर्क है जो भारत, मध्य एशिया, रूस और जो यूरोप है उसको ईरान के माध्यम से जोड़ता है। यह एक समुद्री मार्ग है जो भारत को रूस से जोड़ता है। यह एक हवाई गलियारा है जो ईरान को मध्य एशिया से जोड़ता है। तो हमारा जो आंसर रहने वाला है वो होगा बी। यह एक बहुमाध्यम परिवहन का नेटवर्क है जो भारत, मध्य एशिया, रूस और जो यूरोप है उसको ईरान के माध्यम से जोड़ता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है कि संयुक्त व्यापक कार्य योजना यानी कि जो JEPOA है उसको आमतौर पर जो है वो क्या कहा जाता है? तो हमारे विकल्प रहने वाले हैं, नंबर 1 ईरान परमाणु समझौता, नंबर 2 पेरिस जलवायु समझौता, नंबर 3 क्योटो प्रोटोकॉल, नंबर 4 NPT संधि। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो होगा ईरान परमाणु समझौता। आज का हमारा जो इससे रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन रहने वाला है वो होगा अमेरिका ईरान जो परमाणु समझौते हैं वह विवाद भारत के राष्ट्रीय हितों को किस प्रकार प्रभावित करेगा? भारत को इस स्थिति का सामना कैसे करना चाहिए? आज की हमारी जो दूसरी न्यूज़ रहेगी कि भारत के जो औद्योगिक बैरोमीटर हैं उन पर पुनर्विचार, IIP के आधार पर वर्षों के अंदर संशोधन। भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें औद्योगिक उत्पादन सूचांक यानी कि जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसको औद्योगिक बैरोमीटर कहा जाता है, क्योंकि यह खनन, विनिर्माण और विद्युत का जो एरिया है उसके उत्पादन में अल्पकालीन परिवर्तनों को मापता है। यह सूचांक सांख्यिकी एवं कार्यालय जो कार्यान्वयन मंत्रालय है उसके द्वारा हर माह जारी किया जाता है, और जो आर्थिक नीतियां हैं, निवेश है या फिर जो निर्णय हैं तथा जो GDP है उसके अनुमानों के लिए जो है एक इम्पोर्टेंट आधार को भी प्रदान करता है। और अगर बात करें वर्तमान में तो IIP का जो आधार वर्ष है वो 2011 और 12 है, लेकिन आर्थिक संरचना में जो है वो परिवर्तन होने के कारण जैसे कि जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है उसका उदय हुआ, नए उद्योगों का विकास और जो उत्पादन का पैटर्न है उसके अंदर हमें चेंजेस देखने को मिले, जिसके कारण इसका जो आधार वर्ष है उसमें संशोधन की आवश्यकता जो है वो महसूस की जा रही है। जो ये संशोधन है न केवल आंकड़ों की सटीकता को बढ़ाएगा बल्कि वैश्विक जो मानक हैं उनके अनुरूप भी होगा। और जो IIP आधार वर्ष संशोधन है, अगर इसकी ऐतिहासिक संदर्भ को देखें तो IIP की जो गणना है वह जो लाक्सपेयर का सूत्र है उस पर आधारित है, जिसमें आधार वर्ष की जो कीमतें हैं
और भार जो हैं उनका उपयोग किया जाता है। और समय के साथ जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी बदलाव लाने पर आधार वर्ष को संशोधित किया जाता है, ताकि सूचांक जो वर्तमान वास्तविकता हैं उनको प्रतिबंधित कर सके। भारत में अब तक 9 बार आधार वर्ष जो है आधार वर्ष जो संशोधन है वो किया जा चुका है। पहला हुआ था 1937 में, यह प्रारंभिक में हुआ था, यानी कि जो संशोधन वर्ष है 1937 के प्रारंभ में किया गया था। इसमें 15 प्रमुख जो उद्योग हैं वह आधारित थे। 1946 में और 1946 से 1951 तक तो जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है CSO उसकी स्थापना के बाद 1951 जो है वो आधार वर्ष था। और जो संशोधन हुआ था वो 1956 में हुआ था, जिसमें उत्पाद जो श्रेणियां हैं उनका विस्तार किया गया था। और 1956 से 1956 तो आधार वर्ष है, लेकिन 1960 में संशोधन हुआ था, जो कि औद्योगिक संरचना में जो बदलाव है वो देखने को मिला था। 1960 आधार वर्ष और 1970 है उसमें संशोधन किया गया था, जो कि अधिक जो आइटम हैं उनका समावेश इसके अंदर किया गया था। 1970 संशोधन वर्ष और 1980 और 81 में जो है वो संशोधन किया गया था, जिसके अंदर 300 प्लस जो आइटम हैं उनका विस्तार किया गया था। और 1980 से 81 तक और 1993 से 94 तक 543 जो आइटम हैं उनको ऐड किया गया। और जो खनन है उसमें 3 नए जो आइटम हैं उनको जोड़ा गया। और 1993 और 94 के आधार वर्ष से 2004 और 5 में संशोधन किया गया, जिसका विनिर्माण में 188 जो नए आइटम हैं उनको जोड़ा गया। और 2004 और 5 के अंदर जो है वो आधार वर्ष रखा गया था, लेकिन संशोधन 2011 और 12 तक हुआ, जो कि 391 जो आइटम हैं, यानी कि जो GDP हैं या फिर जो WPI है उनके साथ जो है वो उनका संरक्षण है जो है वो हुआ था। जो ये संशोधन है संयुक्त राष्ट्र जो सांख्यिकी विभाग है यानी कि UNSD की सिफारिशों के अनुरूप हर 5 वर्ष में किया जाना चाहिए, लेकिन भारत में जो औसतन 7 से 10 वर्ष का जो अंतराल है वो रहा है। और वर्तमान जो संशोधन है 2022 और 23 को आधार वर्ष बनाने का जो प्रस्ताव है वो रखा गया है, जो कि मई 2026 में लागू होगा। और जो संशोधन है उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, तो जो उद्योग हैं उनके विस्तार में, यानी कि जो विनिर्माण का क्षेत्र है उसका GDP में योगदान 14.3% है। 2022 से 23 तक जो है वो गिर गया, जबकि जो सेवाएं हैं उनका 55% जो है वो हो गया। और जितने भी नए इलाके हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, जो रिन्यूएबल एनर्जी हैं और डिजिटल जो उत्पादन है उसमें UPI वाहन को शामिल करने की जो है वो ज़रूरत महसूस हुई। और जो डेटा के स्रोत हैं उनके अंदर कमी, पुराने सैंपल की जो फैक्ट्रियां हैं 2011 में जो है उनको चयनित किया गया और अब यह अप्रचलित हो गई हैं। जो GST डाटा है यानी कि जो PLFS है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, और जो CES उपभोक्ता व्यय का सर्वेक्षण है उसको इकट्ठा करने की जो सटीकता है वो बढ़ गई है। मौसमी समायोजन, नई श्रृंखला के अंदर मौसम आधारित जो समायोजन है या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर गुड्स हैं उनकी नई श्रेणी जो हैं वो जोड़ी गई हैं। और जो वैश्विक संरेखण है उसमें IRIIP 2010 के जो भी दिशा निर्देश हैं उनके अनुरूप खनन जो है 29 खनिज, विनिर्माण में 309 आइटम और विद्युत को जो अपडेट है वो किया जाएगा। और इसके क्या क्या लाभ रहेंगे, तो जो स्टिक आर्थिक चित्रण है कि पुराने भार जैसे कि टाइपराइटर हटाकर नए उत्पाद जैसे कि मोबाइल, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर जोड़ने से जो वास्तविक विकास दर है 1 से 2% जो है वो अधिक दिखेगी। जो नीतिगत प्रभाव हैं
बेहतर IIP से मेक इन इंडिया जैसे जो कार्यक्रम हैं, यानी कि जो मेक इन इंडिया की जो पहल है उसका मूल्यांकन और अधिक आसान हो जाएगा। उदाहरण के लिए 2025 में IIP वृद्धि 3.5% रही, लेकिन संशोधन से यह अधिक जो यथार्थवाद जो है वो लगेगी। जो वैश्विक विश्वसनीयता है कि जो विश्व बैंक है जैसे जो संस्थान हैं वह IIP पर निर्भर हैं। जो संशोधन होगा उससे भारत की जो रैंकिंग है और भी मजबूत हो जाएगी। तो इससे रिलेटेड क्या क्या चुनौतियां सामने आ सकती हैं, तो जो डेटाबेस है उसकी उपलब्धता, जो अनौपचारिक एरिया हैं उनके अंदर 90% का जो विनिर्माण है उसको कवर करने में कठिनाई आ सकती है। जो राजनीतिक विवाद हैं जैसे कि जो विपक्ष है यानी कि जो कांग्रेस है इस आंकड़े में छेड़छाड़ बताता है, जबकि यह मानक प्रक्रिया है। और 2015 में जो संशोधन है उस पर भी विवाद हुआ था। जो समयबद्धता है 2026 तक विलंब से तत्कालीन जो आंकड़े हैं उन पर इसका इफेक्ट देखने को मिला है। तो इस न्यूज़ से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं UPSC के उन्हें देखें। तो हमारा जो क्वेश्चन रहेगा जो कि 2025 में जो GS पेपर 1 है उसके अंदर आया था, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन द रेसिस्ट फंड यानी कि जो TRF है उसको वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित करने से संबंधित है? A, यह पाकिस्तान आधारित संगठन है। 2, यह जम्मू कश्मीर में सक्रिय है। C, दोनों। A और B, D इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा C, दोनों, A और B। 2024 में बागार्म एयरबेस अफ़गानिस्तान में किसका नियंत्रण में है? क्या वह तालिबान के या फिर जो ISIS है उसके अंदर, अमेरिका सेना के अंदर, पाकिस्तानी सेना के अंदर? तो कहाँ पर जो है वो नियंत्रण में है, किसके पास? तो इसका आंसर रहने वाला है B, ISIS के नियंत्रण में। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन रहेगा जो कि 2023 में नोबेल पुरस्कार 2023 भौतिकी में किसके लिए दिया गया? क्वांटम डॉट्स पर काम, क्लाइमेट चेंज मॉडलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो होगा क्वांटम डॉट्स पर काम। और जो हमारा 2022 के अंदर आया क्वेश्चन है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स रिएक्टर यानी कि SMR भारत की ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में क्यों इम्पोर्टेंट है? नंबर 1, क्या यह रिन्यूएबल एनर्जी का विकल्प है? नंबर 2, यह न्यूक्लियर पावर को से जो है वो सस्ता बनाता है? C, दोनों। D, कोई नहीं। तो इसका आंसर रहने वाला है C, दोनों। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सर क्रीक विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच किस मुद्दे से जुड़ा हुआ है? जल बंटवारे को लेकर, सीमा विवाद को लेकर, व्यापार समझौते को लेकर, पर्यावरण संधि को लेकर? तो यह जो है वो सीमा विवाद से रिलेटेड है। आज का हमारा जो मेंस का क्वेश्चन रहेगा इस न्यूज़ से रिलेटेड, तो यह जो है 2025 में जो GS पेपर 2 है उसके अंदर आया हुआ है। भारत की तेज आर्थिक वृद्धि, सामाजिक असमानताएं और जो पर्यावरणीय चुनौतियां हैं उनके साथ सह अस्तित्व में है और समावेशी और जो सतत विकास है उसको सुनिश्चित करने के लिए नैतिक जो ढांचा है उसकी आवश्यकता पर भी चर्चा करें। आज की हमारी जो लास्ट न्यूज़ रहने वाली है वो होगी भारत तालिबान शासित काबुल के साथ संबंधों को फिर से स्थापित करेगा, तकनीकी मिशन को दूतावास में अपग्रेड जो है वो करेगा। तो जो ये पूरी न्यूज़ है वो क्या है, यह चर्चा में क्यों बनी हुई है? तो 10 अक्टूबर 2025 को
नई दिल्ली में जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर और अफगान जो विदेश मंत्री हैं मौलवी अमीर खान मुत्की, उनके बीच में बैठक हुई है और उस बैठक में भारत और जो अफगानिस्तान के संबंध हैं उनको एक नई दिशा दी गई है। जयशंकर ने घोषणा की है कि भारत काबुल में अपना जो तकनीकी मिशन है उसका पूर्ण दूतावास यानी कि जो एम्बेसी ऑफ इंडिया है उसको अपग्रेड करेगा और यह 2021 में तालिबान की जो सत्ता है उसको हासिल करने के बाद भारत का सबसे इम्पोर्टेंट कूटनीतिक जो कदम है वो माना जा रहा है। तो इसकी ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है वो क्या रही है, यानी कि पहले प्राचीन काल में भारत के जो है वो कैसे संबंध रहे हैं। तो भारत ने जो है 1996 और 2001 के दौरान तालिबान के जो पहले शासक हैं उनको कभी भी मान्यता नहीं दी, क्योंकि यह पाकिस्तान समर्थित माना जाता था। और 2001 के बाद भारत ने अफगान सरकार को मजबूत समर्थन दिया और $3 बिलियन से अधिक की सहायता प्रदान जो है वो भारत के द्वारा की गई, जैसे कि स्कूल हुए, अस्पताल हुए या फिर जो संसद भवन है उसका निर्माण। 2021 में भारत ने काबुल में दूतावास और जो कंसुलेट है वह बंद कर दिया, जो कि सुरक्षा चिंताओं के कारण जो है किया गया था। और 2022 में जून में तकनीकी टीम भेजी गई जो कि व्यापार, चिकित्सा, मानवीय सहायता उस पर जोर जो है वो किया करती थी। यह टीम जो है वो सीमित थी, कोई राजनयिक नहीं, केवल तकनीक कर्मचारी। और 2023 और 24 में जो अनौपचारिक संपर्क है वो बढ़े और जनवरी 2024 में विदेश जो सचिव हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने दुबई में मुत्की से मुलाकात की थी और अप्रैल 2024 में भारत का विशेष दूत जेपी सिंह जो है वो काबुल भी गया था। तालिबान ने भारत को खनन परियोजनाओं के लिए जो है वो आमंत्रित किया और 2025 में जो मुत्की हैं उनका 9 से 16 अक्टूबर का जो दौरा है, यानी कि जो यूएससी है उससे यात्रा प्रतिबंध में छूट मिली है। यह 30 वर्षों में जो तालिबान है उसका पहला उच्च स्तरीय भारत का जो दौरा है वो रहने वाला है। जो ये बैठक है इसके प्रमुख बिंदु और जो घोषणाएं हैं वो क्या रहने वाली हैं, तो जो जयशंकर हैं उन्होंने कहा है कि भारत अफगानिस्तान का जो विकास है और जो क्षेत्रीय स्थिरता है उसके लिए प्रतिबद्ध है। हमारा तकनीकी मिशन अब दूतावास का दर्जा लेगा। और जो मुत्की है उसने जवाब दिया है कि जो काबुल है वो हमेशा भारत के साथ अच्छे संबंध ही जो है वो चाहता रहा है और हम अफ़गान की जो मिट्टी है उसका इस्तेमाल किसी के खिलाफ नहीं होने देंगे। यानी कि अफ़गानिस्तान के द्वारा कहा जा रहा है कि अब अगर अफ़गानिस्तान को टारगेट करके किसी को उसने नाम नहीं लिया कि हम जो है कि भारत पर आक्रमण नहीं करने देंगे, लेकिन उसने कहा है कि हम अफ़गान मिट्टी का जो है इस्तेमाल करके किसी के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई नहीं होने देंगे। तो जो कूटनीतिक अपग्रेड है इस मामले में कि काबुल में भारतीय जो दूतावास है वो बहाल राजनीय जो है वो भेज सकता है और जो तालिबान है यानी कि दिल्ली में अपना जो दूतावास है उसको सक्रिय करेगा और मानवीय जो सहायता है यानी कि जैसे कि 20 एम्बुलेंस जो हैं वो दी जाएंगी, इनमें से 5 जो है वो तुरंत सौंपी गई हैं। और जो MRI है या फिर जो CT स्कैन की मशीनें हैं, टीके हैं, कैंसर की दवाएं हैं, खाद की आपूर्ति है। 6 नई विकास जो परियोजनाएं हैं जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि जो है उसमें बढ़ावा दिया जाएगा। और वीज़ा और जो कनेक्टिविटी है, अप्रैल 2025 से नया वीज़ा मॉडल, मेडिकल, बिजनेस, स्टूडेंट वीज़ा इनमें वृद्धि की जाएगी। और काबुल दिल्ली उड़ानें जो हैं वो बढ़ा दी जाएंगी। व्यापार और जो निवेश हैं, अफ़गानिस्तान ने भारत को खनन यानी कि माइका और जो तांबा है उसके लिए आमंत्रित किया है।
और चाबहार पोर्ट के जरिए एयर फ्रेंट कॉरिडोर को बहाल कर दिया गया है। जो शिक्षा और खेल हैं, अगर उनके अंदर देखें तो अफ़गान के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां जारी हैं। क्रिकेट विकास में सहयोग है। सुरक्षा, भारत ने जो कश्मीर हमला है, जैसे कि अप्रैल 2025 का जो पहलगांव के अंदर हमला हुआ था, जिसमें कि 26 जो लोग हैं वो मारे गए थे, और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर है वो भी किया गया था, उस पर तालिबान की निंदा की जो है वो सराहना की है। तालिबान ने आतंकवाद विरोधी वादा जो है उसको फिर से दोहराया है। तो जो क्षेत्र हैं या फिर भारत की जो प्रतिबद्धता रही है या फिर जो अपेक्षित प्रभाव, वो क्या क्या पड़ सकते हैं। तो जो कूटनीति है उसका दूतावास का अपग्रेड, प्रत्यक्ष राजनयिक संबंध, व्यापार में सुगमता, और जो मानवीय सहायता है जैसे कि एम्बुलेंस, मेडिकल उपकरण। अफ़गान का जो स्वास्थ्य प्रणाली है वह मजबूत होगी और 1 करोड़ से अधिक जो लाभार्थी हैं वो इसका लाभ उठा पाएंगे। व्यापार में जो है जैसे कि खनन का निवेश, उड़ानें, जो कि $1 बिलियन से अधिक द्विपक्षीय जो व्यापार है उसका लक्ष्य रखा गया है। जो शिक्षा है या फिर छात्रवृत्तियां हैं, 500 प्लस अफ़गान छात्र भारत में जो है वो अध्ययन कर सकेंगे। सुरक्षा, आतंकवादी सहयोग, क्षेत्रीय स्थिरता, पाक चीन प्रभाव का जो संतुलन है वो। तो इसके रणनीतिक महत्व जो हैं वो क्या क्या रहने वाले हैं। तो पाकिस्तान और जो चीन है इनके खिलाफ संतुलन। पाकिस्तान ने हाल ही में अफ़गानिस्तान पर हवाई हमले किए हैं, जबकि चीन ने तालिबान को जो $500 मिलियन है उसका ऋण दिया है। भारत का यह जो कदम है इसके प्रभाव को काउंटर करता है। और जो विशेषज्ञ हैं परवीन धोती, उन्होंने इंटरनेशनल जो क्राइसिस ग्रुप है वह कहा है, और भारत तालिबान की जो संतुलित विदेश की नीति है उसका फ़ायदा उठा रहा है, उनके द्वारा ऐसा कहा गया है। रूस की इसके अंदर क्या भूमिका है कि रूस जो है एकमात्र देश है जो तालिबान को औपचारिक मान्यता दे चुका है। जो मुत्की है उसने 7 अक्टूबर को मॉस्को गए, जहां पर भारत ने भी भाग लिया, और अन्य देश जैसे कि चीन, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की के दूतावास काबुल में सक्रिय। भारत का जो अपग्रेड है इसके साथ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा, और इसको लेकर क्या क्या चुनौतियां सामने आ सकती हैं। तो तालिबान की जो महिलाएं हैं उन पर पाबंदियां, जैसे कि शिक्षा और जो रोज़गार है उस पर प्रतिबंध के कारण वैश्विक अलगाव जो है वो हो सकता है, और भारत ने इन पर चिंता जताई है, लेकिन सहयोग अभी भी जारी है। और इसके क्या क्या संभावित जो प्रभाव हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो जो सकारात्मक प्रभाव हैं उनमें अफ़गानिस्तान में भारत की जो उपस्थिति है वो मजबूत, और विकास की जो परियोजनाएं हैं जैसे कि जो सलमा बांध है फिर से स्टार्ट हो जाएगा, और जो क्षेत्रीय स्थिरता है या फिर आतंकवाद की रोकथाम है, यह सब जो है इसमें क्षेत्र में होने वाले हैं। तो जो जोखिम जो है क्या क्या हो सकते हैं। तालिबान की जो महिलाएं हैं वो मानवाधिकार की नीतियों को, या फिर जो यदि सुधार न हुए तो अंतर्राष्ट्रीय जो दबाव है वो बढ़ जाएगा, और भारत की जो सतर्क रहेगा, और अगला जो कदम होगा वो दूतावास बहाली के बाद राजनयिक जो आदान प्रदान है वो रहेगा। तालिबान ने कहा है कि संबंध धीरे धीरे जो हैं वो सामान्य हो जाएंगे। तो हमारा इस न्यूज़ से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन जो है वो क्या क्या रहने वाले हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है वो सही सुमेलित है। नई शिक्षा नीति 2020, उच्च शिक्षा आयोग, डिजिटल इंडिया एक्ट 2023, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। तो हमारे जो विकल्प रहेंगे केवल 1, बी केवल 2, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर रहने वाला है वो होगा सी दोनों।
तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किसके संबंधित है? क्या यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, बी जैव विविधता से, सी महासागर प्रदूषण से, डी वन संरक्षण से? तो इसका आंसर रहने वाला है जलवायु परिवर्तन से। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 मिशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? ए चंद्रमा पर पानी की खोज, बी सॉफ्ट लैंडिंग दक्षिण पूर्व पर, सी उपग्रह लॉन्च, डी मंगल अभियान। तो इसका आंसर रहेगा बी सॉफ्ट लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव पर। आज के हमारे जो इस न्यूज़ से रिलेटेड जो मेंस के क्वेश्चन रहने वाले हैं कि प्रवर्तक जो निर्देशालय है ईडी की सुप्रीम कोर्ट द्वारा आलोचना और इसके जो फेडरलिज्म है इस पर प्रभावों की चर्चा करनी है 150 शब्दों में। तो हम इसके अंदर क्या क्या जो है वो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ईडी की स्वायत्तता और जो राजनीतिक दुरुपयोग हैं उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। फेडरलिज्म में जो केंद्र राज्यों का तनाव है उसको भी ऐड कर सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं कि जैसे मजबूत निगरानी और जो दूसरा क्वेश्चन है कि चक्रवाती जो तूफान की शक्ति है या फिर दार्जिलिंग का जो भूसंकलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं पर भारत की तैयारी का मूल्यांकन कीजिए। तो हम इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं कि जो एनडीएमए है उसकी भूमिका को ऐड कर सकते हैं, जलवायु परिवर्तन पर जो प्रभाव हो रहे हैं उसको ऐड कर सकते हैं, या फिर क्या क्या कमजोरियां हैं जो कि पूर्व चेतावनी का जो सिस्टम है उससे सॉल्व की जा सकती हैं। तो हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।